गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। आज की क्लास में हम बात करते हैं कि गैसों का अणुगति समीकरण की उत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेज। पिछली क्लास में हमने जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी उसको हमने डिस्कस किया था। इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं गैसों के अणुगति सिद्धांत जो है उसकी किस तरह व्युत्पत्ति मानी इक्वेशन किस तरह ड्राइव्ड हम कर सकते हैं। तो गैसों के अणुगति सिद्धांत की जैसे ही बात की जाती है तो हम एक एक्सपेरिमेंट हमें इसके अंदर करना पड़ेगा। और एक्सपेरिमेंट ये है कि एक इस तरह का जो घन आकार का एक पात्र होता है, घन आकार के पात्र में किसी गैस की एक निश्चित मात्रा भरी हुई है माना कि, और उस जो घन है उसकी प्रत्येक की भुजा की लंबाई जो है वो L सेंटीमीटर है। तो L सेंटीमीटर की भुजा, क्योंकि घन की 6 भुजाएं बराबर होती है, अर्थात तो 6 सेंटीमीटर लंबी उस लंबाई की उसकी भुजाएं हैं। अणुओं की कुल संख्या n है, स्मॉल n से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्येक अणु का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट हम करते हैं। अगर इसमें देखिए कि अणु जो है इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि ये इस तरह से एक अणु है और वह जिसका प्रारंभ वेग u है, उसके बाद में उसका वेग v हो जाता है। और ये जो अणु है किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा कि इनकी जो मूवमेंट की जो दिशा है वो फिक्स नहीं होती है, अर्थात तो वांछनीय गति का मतलब विभिन्न दिशाओं में गति करने के लिए वो तैयार होता है। तो जैसे PC1, 2, PC2, C3 आदि वेगों से, माने कि इसका जो वेलोसिटी है उसकी अणु की वेलोसिटी है वो प्रेशर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी की हम बात करते हैं। तो प्रेशर रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी होने का मतलब है कि किसी भी दिशा में हो सकती है। तो इसे सभी वांछनीय गति की बात करते हैं। तो वो किसी भी दिशा में मोमेंट मानी चारों दिशाओं में कहीं भी उसका मोमेंट हो सकता है। इन वेगों का मान शून्य से लेकर लगभग अनंत तक हो सकता है। वेग की वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेग कितना भी हो सकता है। तो एक इस तरह हम देखते हैं कि एक सी मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्स वाई जेड किसी भी एक्सिस पे मोमेंट कर सकता है। और अगर उसके जो सापेक्ष जो उसको हम डिवाइड करें तो यू वी और डब्ल्यू में विभाजित करते हैं कि यू वी और डब्ल्यू एक्सिस के परिप्रेक्ष्य में उस अणु का मोमेंट किसी भी दिशा में हो सकता है। तो सर्वप्रथम हम बात करें कि एक एक्सिस के सापेक्ष की अगर उसका मोमेंट होता है तो इस घटक को प्रवाह घन की सिर्फ 2 दीवार की बात करेंगे हम कि इस साइड में जब चलेगा तो EFGH और ABCD की दीवारों पर कहीं ना कहीं टक्कर होगी। और टक्कर होने का मतलब है कि क्योंकि अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ है तो EFGH दीवार के टक्कर के पश्चात वो उसी वेग से परीक्षित होगा, माने वापस लौट आएगा। अर्थात टक्कर के पश्चात अणु का वेग वही रहता है जो टक्कर से पहले था, माने अणु के वेग में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु उसकी दिशा जो है वो विपरीत हो जाती है। दिशा विपरीत होने का मतलब हो गया कि दिशा विपरीत हो जाती है तो CG दिशा की जो दीवार है, जो वाल है उसकी, जो उसको वाल को बोलेंगे EFGH के टक्कर के पहले का संवेग। अब हम यहाँ पे संवेग संरक्षण के सिद्धांत के द्वारा इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि सबसे पहले कि जो CG दिशा में दीवार से टकराने तो टक्कर से पहले का संयोग, संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान और वेग के जो गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो इसका द्रव्यमान और वेग हो गया कि जैसे कि ये M और U की बात करते हैं, M और U टक्कर के पश्चात M U डॉट या डैश के द्वारा रिप्रेजेंट कर दो या माइनस के द्वारा रिप्रेजेंट कर दो, जस्ट इसका उल्टा हो गया, माने कि टक्कर के पश्चात का संवेग हो गया -MU कौन सा हो गया, माइनस में हो गया, माने उतनी ही मात्रा में है लेकिन उसकी जो दिशा है वो विपरीत होगी। एक्स एक्स के सापेक्ष प्रत्येक टक्कर लगने पर संवेग में जो परिवर्तन होता है डेल्टा PX इक्वल टू MU माइनस MU यानी 2MU हो गया। एक तरह से देखी जाए 2MU के बराबर इसका संवेग हो जाता है। क्योंकि पात्र की दीवारों के मध्य की दूरी जो है वो L है, मध्य की दूरी क्या बताई थी हमने, L सेंटीमीटर है। अतः टक्कर के बाद दूसरी टक्कर मारने के लिए अणु को L सेंटीमीटर की दूरी तय करने, माने एक दीवार से दूसरी दीवार के बीच में आने में L दूरी तय करनी पड़ती है। तो अणु का वेग U सेंटीमीटर प्रति सेकंड हुआ और वह 1 सेकंड में U दूरी तय करता है, अर्थात 1 सेकंड में टक्करों की संख्या की बात करें तो U/L हो जाता है। तो 1 सेकंड में संवेग में परिवर्तन डेल्टा PX/डेल्टा T। और टक्कर के बाद की बात करें, ये तो टक्कर के समय की बात होगी, और टक्कर के प्रत्येक टक्कर में संवेग परिवर्तन x प्रति सेकंड टक्करों की संख्या की बात करें तो डेल्टा PX/डेल्टा T इक्वल टू 2MUX U/L, या इसको कर सकते हैं हम
2mu²/L। घन की कुल 6 दीवारें हैं, एक इस तरह टक्कर कहीं भी हो सकती है, यानी कि दीवारों के 3 युग्म होते हैं, क्योंकि अणु किसी भी दिशा में गति कर सकता है। अतः y और z एक्सिस के परिप्रेक्ष्य में भी हम बात करें तो डेल्टा पी वाई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 2mu²/L, इसके परिप्रेक्ष्य में बात करी। इसी तरह z के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूं तो पी जेड अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 2mw²/L। इस प्रकार एक अणु द्वारा माने कि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तीनों एक्सिस में जो उसका मोमेंट होता है उसको अलग अलग इक्वेशन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार एक अणु द्वारा प्रति सेकंड संवेग में कुल परिवर्तन जो होता है वो अलग अलग समीकरण के द्वारा हमने डिनोट कर दिया। तो टोटल की बात करें तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 2mu²/L प्लस 2mv²/L 2mw²/L, यानी 2L को कॉमन ले लिया इसमें और ये निकल के आता है कि u² प्लस v² प्लस w², अर्थात डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 2m/L c1²। c1 इनका एवरेज कर दिया हमने, c1² इक्वल टू u² प्लस v² प्लस w²। तीनों का जो हम बात करते हैं, ये तीनों जो स्थिति बनती है वो तीनों का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, c1² के बराबर हो जाएगा। अर्थात डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 2m/L c1²। इस प्रकार से c2, c3 डेश प्लस cn तक के अणु की हम बात करते हैं कि बहुत सारे अणु इसमें मूवमेंट करते हैं। तो वेग की गति के कारण अणु के लिए यदि संवेग परिवर्तन की दर की गणना की जाए तो वो कैसे होगी, 2m/L इक्वल टू c1² प्लस c2² प्लस डेश 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 cn²। अब यहाँ पर सभी अणु के लिए बात कर दी, अनंत में जो अणु है उसके बारे में बात करें, क्योंकि प्रत्येक वेग के लिए पृथक समीकरण निकालना संभव नहीं है। अतः सामान्यतः गैस के लिए सभी अणु के लिए समान वेग c और c² से डिनोट हम कर सकते हैं। c और c² अणु के अलग अलग वेग के लिए वर्ग का औसत मान लिया जाता है, अर्थात c² इक्वल टू c1² प्लस c2² प्लस डेश 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 cn²। इसी तरह बात करूं c के अंडर रूट की बात करूं, जो मीन स्क्वायर की बात करता हूं मैं, तो मीन स्क्वायर में c इक्वल टू c1² प्लस c2² प्लस डेश डेश cn²/n। c को वर्ग माध्य रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। तो इस समीकरण से हमें ये पता लग गया कि इसके द्वारा ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। और c1² प्लस c2² प्लस डेश डेश cn² इक्वल टू बोलते हैं nc², अनंत हो गया तो c का स्क्वायर अनंत स्क्वायर बोल दिया, अतः c1² प्लस c2² डेश डेश cn² का मान प्रतिस्थापित करने पर n अणु के प्रति सेकंड संवेग में जो परिवर्तन का मान होता है वो 2mnc²/L के बराबर होता है। देखो अब यहां पर बात करें न्यूटन की द्वितीय नियम की, अगर हम बात करते हैं तो संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। बल के बराबर मानी आरोपित जो बल होता है वो पूर्ण रूप से संवेग में परिवर्तित हो जाता है। तो आरोपित बल इक्वल टू 2mnc²/L। यदि गैस का कुल दाब P हो तो अगर दाब कितना है, अगर दाब उसके ऊपर लग रहा है वो P है तो P बराबर क्या होता है, बल बटा हुआ क्षेत्रफल, अर्थात 2mnc²/L, यानी कि 2mnc²/L, यानी कि इसको कह सकते हैं कि P इक्वल टू हो गया 2mnc²/L x मल्टीप्लाई बाई L अपॉन 1/6L²। माने 6 भुजाएं हैं घन में, घन की प्रत्येक दीवार का क्षेत्रफल L² है और घन की कुल 6 भुजाएं हैं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि इसको 6L² से रिप्रेजेंट यहां पर करते हैं। अब P इक्वल टू mnc² अपॉन 3L3, 3L3 1/3 mnc² अपॉन न्यू, जो L² को उसको V से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, यहां पर घन का कुल आयतन को रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहां पर हो गया PV इक्वल टू 1/3 mnc²। जो इस समीकरण से ये प्रूफ हो रहा है PV इक्वल टू किसी गैस के दाब, पात्र का आयतन, गैस के अणु की सहती, उनकी संख्या में को रिप्रेजेंट करता है। इसे गैस का अणुगति समीकरण भी कहते हैं। ये जो समीकरण हमारे पास में आ रहा है P इक्वल टू PV इक्वल टू 1/3 mnc², इसको हम बोलते हैं गैस का अणुगति समीकरण। माने अणुगति समीकरण इसको कहते हैं कि इसके द्वारा हम ये डिफाइन कर सकते हैं
कि गैस के टोटल अणु का जो मोमेंट होगा वो एम एन, एन मानी जितने नंबर ऑफ मोल और सी में वेलोसिटी हो गई, उसके द्वारा हम डिनोट कर सकते हैं। या अणुगति समीकरण को डिफरेंट और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो पी वी इजकल टू 1/3 एम एन वी स्क्वायर, पी इजकल टू 1/3 एम अपॉन वी इजकल टू सी स्क्वायर, एम अपॉन वी या एम इजकल टू क्या होता है, एम एन होता है। एम एन को हम किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एम एन से रिप्रेजेंट कर दिया, या पी इजकल टू 1/3 डी सी स्क्वायर या डी डेंसिटी को न्यूमिनेट कर दिया, मास जो टोटल मास को एम से रिप्रेजेंट कर दिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि गैस के अणुगति समीकरण की जब हम बात कर रहे हैं, गैस के अणुगति समीकरण की जैसे बात कर रहे हैं, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि ये इस तरह का जो एक घन है, घन नामक पात्र में अणु की जो टक्कर हो रही है, उस टक्कर के बाद और पहले टोटल संवेग संरक्षित रहता है, और संवेग संरक्षण के साथ साथ इसको हम इस जो हमारा बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण कि इसका जो मतलब मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं या एक्सपेरिमेंटली प्रूफ बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो होती है पी वी इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर। और इसको रिप्रेजेंट अगर अलग अलग फॉर्म में, डेंसिटी की फॉर्म में, मास की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से हमारे को रिप्रेजेंटेशन उसका दिखाई देता है। थैंक यू।